वो वाकई बड़े चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर राजन जामवाल जी जुड़े हुए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, साथ ही साथ मियां आसिफ अली मेरे साथ में है, पाकिस्तानी पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज़ पर स्वागत। ब्रिगेडियर जामवाल, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी हर दिन कोई ना कोई नई तस्वीर सामने आती है और यकीन जानिए जब वो नई तस्वीरें सामने आती हैं, नई कहानी सामने आती है तो दिल उतना ही दुखता है जितना कि 22 अप्रैल पहले दिन दुखा था। जैसे जैसे ये दर्द अब खुलकर सामने आ रहा है वैसे वैसे मांग तेज उठ रही है कि एक्शन हो, और कब होगा इसका इंतजार भी। देखिए, एक्शन तो हो रहा है और आगे और भी होगा। इनफैक्ट सबसे बड़ा है जो पानी रोक दिया। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चिल्ला रहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं हम ये कर लेंगे, पता उनको भी है कि कर कुछ नहीं पाएंगे। एंड वो बोलते हैं अगर पानी रोका, अगर क्या भाई, पानी रुक चुका है। इन्हीं के यहाँ से वीडियो आ रहे हैं कि चिनाब के अंदर 2-2.5 फुट पानी नीचे चला गया है। सो ये चलता रहेगा। मेरे को बहुत बार इनकी ना अकल पे तरस आता है। रिस्पांस में क्या किया, और शिमला एग्रीमेंट स्क्रैप कर दी। भाई शिमला एग्रीमेंट का जो पहला हिस्सा था कि वो बायलैटरल रहेगा, वो तो आप वैसे ही फॉलो नहीं कर रहे थे। और एक चीज जो सेकंड हिस्सा था जिसने हिंदुस्तान के हाथ बांध करके रखे थे कि लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों देश बिना मतलब कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे और एक दूसरे के देश में नहीं जाएंगे, वो आपने हटा दी। हमारे हाथ खुल गए। अभी लीगली हमारा स्टेटस जो 1947 में था, जम्मू कश्मीर महाराजा के टाइम जब भारत के अंदर विलय हुआ, वो ही बॉर्डर है। लाइन ऑफ कंट्रोल टेक्निकली डज नॉट एग्जिस्ट। तो इनको अपना फायदा नुकसान भी नहीं समझ आता। अक्ल की बहुत ज्यादा कमी है। यहाँ पाकिस्तान में जानबूझ के ये सारे मदरसा छापों को आगे लाते हैं, जैसे इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मतलब उन्हीं को आगे पोजीशन में पावर में लेके आते हैं। कुछ ना कुछ डीएनए में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मोटी गड़बड़ है। टेक्निकली सोचते हैं, स्ट्रेटेजिक सोचते ही नहीं है कि भी अगला भी कुछ जवाब देगा, या दिमाग में भर दिया है भाई ये हिंदुस्तानी है, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो भर दिया है। और हर बार कारगिल हो, 71 हो, मतलब कहीं भी यार, आज बोलते हैं हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। अरे यार 93,000 पेंटे उतार के आए थे। इस जंग में भी कितने पेंटे उतरेंगी। वो जमाना अलग था, ये अलग है। अरे अब ना मिलिट्री स्ट्रेंथ देख लो, और कुछ नहीं होगा तो बोलेंगे भैया हमारे पास 250 ग्राम का एटम बम है, आधा किलो का एटम बम है। यार कुछ मतलब बात करने का एक तरीका होता है, लहजा होता है। एक होता है ना कि भी इंटरनेशनल ऑडियंस को आप एड्रेस कर रहे हो, उस लेवल के लोग हैं। क्या बातें करते हैं ये। 250 ग्राम 500 ग्राम के आधा किलो के बॉम्ब हैं। अरे यार एक एक बॉम्ब की लोकेशन पता है, इजराइल को पता है, अमेरिका को पता है, हमको पता है। रातों रात हालत डीन्यूक्लियराइज हो जाओगे, पता भी नहीं लगेगा क्या है। F-16 लेके घूम रहे हो। ट्रंप ने ऑलरेडी बोल दिया आज कि भैया उनका गलती से मुंह उधर मत कर देना, मुंह मत कर देना हिंदुस्तान की तरफ। तो मतलब तुम आइसोलेट हो चुके हो। और मोहम्मद बिन सलमान जिनसे उस वक्त प्रधानमंत्री मिल रहे थे जब ये हरकत हुई, वो तक तंग है। अभी जाओ भीख का कटोरा लेके वहां पे लात मिलेगी वहां से। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री करके कि इवन चाइना ने भारत को रिस्ट्रेन के लिए नहीं बोला है। तो भैया अभी कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे, क्या करेंगे। अवाम इनकी ऑलरेडी जो तंग थी। इनफैक्ट इतने इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आ रहे हैं पाकिस्तान से। एक ने ट्विटर पे कल लिखा, अरे हमें क्या फर्क पड़ता है पानी बंद करने से, हमारे तो वैसे भी नहीं आ रहा था पाकिस्तान में पानी, सिर्फ पॉलिटिशियंस, आर्मी ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स के घर में जाता है, तो हमारे तो वैसे भी नहीं आ रहा था, तो हमें क्या फर्क पड़ा। दिस इज द काइंड ऑफ रिएक्शन जो आम आदमी दे रहा है। आम आदमी के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, कई मीम्स भी बन रहे हैं, लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है कि पाकिस्तान में जो बैठे हुए हुक्मरान हैं या फिर अब जो पाकिस्तानी नेता हैं वो किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। मैं बिलावल भुट्टो को सुन रही थी, कह रहे थे सिंधु हमारी है, पानी रोक दिया तो उसी नदी में हम उन लोगों का खून बहा देंगे। मतलब सोचिए, हाफिज सईद जिस तरह की भाषा बोल रहा है उसी तरह की भाषा पाकिस्तानी जो लीडर है वो बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा मियां आसिफ अली जी, पाकिस्तान के खिलाफ 5 कूटनीतिक फैसले तो हो गए, अब बड़े एक्शन की बारी है
और ये पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरें भी बता रही हैं, वो खलबली बता रही है, वो सेना की तैयारी बता रही है, और आम लोगों का रिएक्शन तो आ ही रहा है। और सोशल मीडिया पर तो आजकल सब कुछ दिख जाता है, आप भी देख रहे होंगे। देखिए, बिल्कुल जब से ये मामला हुआ है, पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है, लग तो हमें उसी वक्त रहा था कि भारत कुछ करने जा रहा है, कुछ करना चाह रहा है, जो इस टाइप का एक ड्रामा क्रिएट वहाँ पे किया गया है। तो उसके बाद लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है, देखिए यार इनको कारगिल भी ड्रामा लगा था, मतलब दुनिया ने माना था, माने 26/11 में अब वो कह रहे हम कहीं नहीं, हम कहीं नहीं, अब तो गेम्स है सबने जब लोगों को मारा गया है और उस पे तो हमें उसी वक्त ये लग थोड़ा तो सा रहा था एक्सप्लेन कर दीजिए ना, ड्रामा मतलब जरूर ड्रामा वही जैसे पहले करते आए हैं, जैसे पहले एक दफा वो वाला हुआ था, छठी सिंहपुरा वाला वाकया हुआ था जब बिल क्लिंटन आए थे, उस वक्त भी यही किया गया था। बाद में पुलवामा वाला, पठानकोट वाला बहुत दफा हो चुका है, और ये करके और कभी समझौता एक्सप्रेस वाला मामला करके रान पे लाने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह का एक और इस चीज से नजरें हटाने के लिए आसिफ अली जी, सॉरी टू से, लेकिन जब आपके मुल्क में धमाके होते हैं ना, तो हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में अशांति होती है तो हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में रहने वाले लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके मुल्क में आटे के लिए लाइन में खड़े हुए बुजुर्गों की जान चली जाती है, हम बिल्कुल नहीं कहते ये ड्रामा है। जब आपके यहाँ पर मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करते हैं, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं, बहन बेटियों को उठा लेते हैं, धन परिवर्तन कराते हैं, अधेड़ उम्र के लोगों से बच्चियों के निकाह करा दिए जाते हैं, हम बिल्कुल नहीं कहते ये सब ड्रामा है। आपको ये ड्रामा लग रहा है जो पहलगाम में हुआ है? देखिए, पहलगाम में जो है कत्ल तो यकीनन लोगों को किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है, लोगों को मारा गया है और बेगुनाह मासूम लोगों को मारा गया है। लेकिन ये जो करने वाले हैं, जिस तरह उसके इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया है, वो बिल्कुल भी एक जस्टिफाई नहीं था और वो एक ड्रामा है। आप कह रहे हैं इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया, उस इल्जाम के पीछे आधार क्या है वो भी आपको बताऊंगी। इस बीच भारत पाकिस्तान तनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। अटारी बॉर्डर से आज 75 पाकिस्तानी नागरिक वापस लौटे हैं। लगातार पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ रहे हैं। 48 घंटे में जो सार्क वीजा है वो रद्द करके पाकिस्तानियों को लौटने की बात कही गई है। अटारी बॉर्डर से आज 75 पाकिस्तानी जो नागरिक हैं वो पाकिस्तान लौटे हैं। भारत छोड़कर अब एक एक करके पाकिस्तानी नागरिक लौट रहे हैं। हालांकि इसमें कई अलग अलग तरीके की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें हैं वो भी निकलकर सामने आ रही हैं। लोग रो भी रहे हैं, अलग अलग तरीके से मोदी सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये तुरंत फैसला लिया गया है। यहाँ भारत में आए हुए जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो भी वापस लौट रहे हैं और पाकिस्तान में मौजूद जो भारतीय नागरिक हैं वो भी अब वहाँ से वापस लौट रहे हैं। मियाँ आसिफ अली जी, हम ये चाहते थे पड़ोसी मुल्क है, शांति से रह लें, सुकून से रह लें, दोस्ती वाले रिश्ते रह लें, लेकिन पाकिस्तान ने कभी होने नहीं दिया। आज जब वो आम लोग रो रहे हैं ना, उनकी जो अलग अलग कहानी सामने आ रही है, देखकर हमें तो तकलीफ हो रही है, आपका पता नहीं। आपका ऑडियो क्लियर नहीं है आसिफ अली जी। आसिफ अली जी, आपका ऑडियो क्लियर आवाज आ रही है अब मेरी? शायद नेटवर्क इशू है आपके वहाँ। अब आ रही है आवाज? आ रही है, बोलिए। तो हमारी ख्वाहिश हमेशा से यही रही है कि हम लोग प्यार मोहब्बत से रहें, अमन से। लेकिन कभी हम हिंदुस्तान की हमारी सूरत में परेशान किया जाता है और अभी ताज़ा तरीन वाला हुआ है। और इस तरह के जब मामलात होते मतलब मैं आपकी आवाज ठीक से नहीं सुन पा रही हूँ, आपकी आवाज कट बहुत रही है, नेटवर्क इशू है शायद। क्या है वहाँ पर, 5G है, क्या है पाकिस्तान में? जी, आपकी आवाज तो मुझे ठीक ही है। हमारे यहाँ 5G अभी काम कर रहा है, आपके वहाँ कौन सा कर रहा है? हमारे भी 5G ही चल रहा है। तो शायद दुरुस्त तरीके से चल नहीं रहा है, या तो कोई नेटवर्क इशू है। अभी भी नहीं आई आपकी ऑडियो, अभी भी नहीं आई। मैं कहूंगी पीसीआर से एक बार चेक कर लें ताकि हम ऑन एयर टाइम को अच्छे से कंज्यूम कर सकें। इतने में ब्रिगेडियर जामवाल जी का रुख कर लेती हूँ। आपकी ऑडियो मुझे ठीक तरीके से नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रही तो व्यूअर्स क्या समझेंगे।
ब्रिगेडियर जामवाल, यहाँ आसिफ अली जी ये कह रहे हैं कि हम तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ चैन अमन सुकून के साथ रहना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ भारत में बैठे लोग भी और पाकिस्तान में जो आम लोग हैं, जो नॉर्मल आवाम है, वो शायद ये शांति सुकून चाहती होगी, लेकिन क्या करें पाकिस्तान में बैठे उन नेताओं का, उन हुक्मरानों का। मैंने कहा ना, जैसे बिलावल भुट्टो कह रहे हैं सिंधु का अगर जल रोका तो वहां नदियां बहा देंगे खून की। वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ जो आतंकी हमला हुआ है, जो आतंकी है उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जा रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, 30 साल से हम आतंक पाल रहे हैं, ये गंदा काम हम कर रहे हैं और ठीकरा फोड़ दे रहे हैं पश्चिमी देशों पर। कह रहे हैं अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश हैं जो हमें ऐसा करने के लिए कहते रहे और हम करते रहे। ये एक के बाद एक कई सबूत हैं जो सामने आ रहे हैं। अभी शहबाज शरीफ भी अड़काने में लग गए हैं, गीदड़ भभकी देने में लग गए हैं। ये अलग अलग जो इक्वेशन है, ये जिंदा सबूत नहीं है तो क्या है? देखिए, पूरी दुनिया समझ रही है। जो आप रक्षा मंत्री की बात कर रहे हो, अगर उसको देसी भाषा में ट्रांसलेट किया जाए कि हम तो यही काम 30 साल से कर रहे हैं, मतलब कि हम तो सांप हैं, हमारा काम ही काटना है, तो भैया थोड़ा सा और काट लिया आपको, तो अभी कितना चिल्ला रहे हो, क्योंकि ये हमारी नेचर है। दिस इज एक्चुअल दैट काइंड ऑफ उस टाइप की एडमिशन है कि भाई हमारा तो काम ही काटना है, सांप है और क्या करेगा, सांप बिच्छू यही काम करेगा। जहां तक इनकी प्यार मोहब्बत की बात है, प्यार मोहब्बत पहले बंगालियों ने देख लिया 71 में, मतलब कि कितने प्यार से उनको रखा, और जितने रेप हुए और जितने मर्डर हुए, फाइनली बांग्लादेश निकल गया। बलूचिस्तान में इनका प्यार मोहब्बत चल रहा है, पख्तूनिस्तान में प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो ये प्यार मोहब्बत की जो दुकान है, ये लोग इस टाइप का प्यार मोहब्बत अपने पास रखें, हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं आम आदमी पे। उसी आम जो पाकिस्तानी है, वो इस वक्त अपनी तदस्सुस में लगा हुआ है, अपना खाना पीना वो नहीं पूरा हो रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले 75-80 साल में रेडिकलाइजेशन इतनी बढ़ गई है कि मतलब वो पूरा ब्रेन वॉश हो गया है। आम पाकिस्तानी इस वक्त एक ज़ॉम्बी है, मेजॉरिटी एक ज़ॉम्बी है। मतलब उसको बस वही जो मदरसे में पढ़ाया गया है, बस वही याद है। वो इंसानियत, ये सारी चीजें वो उसके सिलेबस में ही नहीं थी, वो उसी को लिटरल इंटरप्रिटेशन लेके उसी के अंदर काम करता है। सो अभी जब इनको पिंच लगेगा, जब पीने का पानी नहीं मिलेगा, सस्ता इलाज हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, अपने आप ये सोचेंगे। अभी भी मेरे को लग रहा है शायद सोचे, अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाले, क्या कर रहे हो, कहां तक लेके आ। इनफैक्ट ऐसी बात नहीं है कि कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल नहीं है। मैं किसी एक कभी वीडियो देख रहा था, नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं, ही ओपनली बोल रहे हैं, मुनीर जी सोच के बोला करो, सोच के किया करो। इस कहां पे लाके खड़ा कर दिया हमको, पाकिस्तान को कहां खड़ा कर दिया है। वो मतलब अच्छी सलाह दे रहे थे कि भी बलूचिस्तान, सिंध, इनको मिला के एक फेडरेशन बनाओ। भूल जाओ कि जो जिस स्टेट में पाकिस्तान आया था, हाँ, एक फेडरेशन कामयाब होगी, शायद ये चल पड़े पाकिस्तान। मतलब इस टाइप की बातें कर रहे थे। पर जो आम इनका है, इसीलिए मैंने बोला कि इनके जो लीडरशिप है ना, वो पूरी मदरसा टाइप है। आई मीन स्टार्टिंग जो सुपर किंग मुनीर, आसिफ मुनीर, वहां से स्टार्ट करके द लीडरशिप इज लाइक दैट ओनली, इट इज लाइक दैट ओनली। और इनसे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो लातों के बूत हैं, लातों से ही मानेंगे और अच्छी लात पड़नी शुरू हो गई है। पर ये तो शुरुआत है, असली का अभी तो खाली छोटा मोटा एक इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हिट हुआ है। काइनेटिक हिट थोड़ा बहुत लाइन ऑफ कंट्रोल पे हो रहा है, मेन काइनेटिक हिट तो होना है। इनके पास WWR, दैट इज अ वॉर वेस्टेज रिजर्व होता है, जो हर देश के पास होता है। जैसे हिंदुस्तान के पास 2 महीने का से ऊपर का है, इसमें राशन, पानी, पेट्रोल, आर्म्स, अम्यूनिशन, स्पेयर हथियार, सारा कुछ होता है जो 2 महीने से ऊपर की लड़ाई के लिए। इनके पास है ही कहाँ। अब ये 20 दिन देखना, अगर लाइन ऑफ कंट्रोल एक्टिव रही, इनका अब जितना असला है इनके पास यही फूक जाएगा। अब शहबाज शरीफ आ गए हैं सफाई पर, कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, इसे कमजोरी बिल्कुल ना समझा जाए, पाकिस्तान के स्वाभिमान और सुरक्षा से कोई समझौता होगा नहीं।
और शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ बस बातें हो रही हैं, इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। सिंधु हमारी लाइफलाइन है और पाकिस्तान का नाम खराब करने की कोशिश हिंदुस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन ब्रिगेडियर जामवाल, पड़ोसी मुल्क में ऐसा हो जाए, कभी प्रधानमंत्री मोदी तो देर नहीं करते, वो चाहे विश्व में कहीं ऐसी घटना घट जाए वो तुरंत रिएक्ट करते हैं सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए या ऑन कॉल। शहबाज शरीफ को भी ऐसा करना तो चाहिए था ना। इसलिए भी लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि क्यों ना हम समझे कि पाकिस्तान का हाथ था और यहां आतंकी हमला हुआ, वहां आपने अपनी सेना को मोर्चे पर संभालने पर लगा दिया, तैयारियों की तस्वीरें सामने आने लगी, कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। भाई क्या बोलते हैं ना, अपने अंदर डर हो जाओ, अपने अंदर डर। देखो दिस इज एग्जैक्टली लाइक जो कारगिल में हुआ था, ठीक है ना। मुशर्रफ पहले माना नहीं, कभी नहीं माना, नहीं हुआ और उसने अपने प्रधानमंत्री को भी नहीं बताया, नवाज शरीफ को नहीं पता था। अब शहबाज उसके भाई के साथ वही हो रहा है। आसिम मुनीर ने इसको नहीं पूछा होगा शरीफ को कि अभी मैं ये करने जा रहा हूँ, उसके रिप्रिकॉशंस ये होंगे। जब हो गया उसके बाद अब बोला होगा भैया अब तो कर दिया, अब तू संभालो थोड़ा सा, जाके कैसे भी संभालो, ये स्टेटमेंट दो, वो स्टेटमेंट दो। सो दिस इज एग्जैक्टली अ रिपीट। और जब आएगा मतलब कब तक यार, जब तक अमेरिका सबने जब बोला, इनके आइडेंटिटी कार्ड मिले, इनके सिपाही मिले, और तब जाके माने हाँ तो वो थोड़े हमारे भी लोग थे। ये तो लास्ट तक बोल रहे थे मुजाहिद है 26/11 माने क्या है। तो इनके मानने ना पाकिस्तान मानने तो बार बार ये भी कहता है कि जो लश्कर तैयबा का चीफ है हाफिज सईद, वो भी पाकिस्तान में नहीं है। मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है आसिफ अली जी। वहां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये तो कहते हैं कि 30 साल से हम इस गंदे काम में हैं, यानी आतंक को हम पाल रहे हैं, वो इस बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि इस तरह का बयान खुद की मुश्किलें बढ़ा सकता है, तो हाथों हाथ सफाई भी दे दी और कह दिया लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है भाई, आपकी गलतफहमी हो गई है। और क्या ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे ठीक एक हफ्ते पहले आसिम मुनीर हिंदू मुसलमान का फर्क बता रहे थे, और यहाँ जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी धर्म पूछा, नाम पूछा और हिंदुओं को टारगेट किया। देखिए, जहां तक बात है लश्कर तैयबा की, तो वो एक दौर में यकीनन एक तंजीम बनी थी जो बाद में बैन हो गई थी, जो खत्म हो गई थी। हाफिज सईद की जहां तक बात है, वो हाउस रहते हैं, आज से नहीं बरस से वो हाउस रहते हैं। और जो आतंकवाद की बात है, जो हमारे वज़ीर दिफा ने भी कहा है, उन्होंने जो बात की उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये हमारा मसला नहीं था, ये दूसरों का मसला था, ये अमेरिका का मसला था, ये सोवियत यूनियन का मसला था आपस में। जो उन्होंने अपनी जंग जो थी वो पाकिस्तान के अंदर से लड़ी, और हमारे यहाँ जो टेररिज्म था ये एक्सपोर्ट किया गया, यहाँ पे ला के हमें उसका शिकार बनाया गया। आप देखिए, हम 40-45 साल से इसका शिकार हैं, और जो ग्रुप्स को ट्रेन किया गया, जो अफगानिस्तान के अंदर ट्रेन किए गए, वो हमारे यहाँ एक्सपोर्ट किए गए बाद में, और यहाँ पे उनको भेजा गया। और लेकिन ये तो खैर 40-45 साल से तो हम यूरोपियंस की वजह से या अमेरिकन की वजह से इसका शिकार हैं। लेकिन अगर हम उससे पीछे चले जाएं, 1947 से ही जब जूनागढ़ अख्तियार की थी, उसी वक्त भारत की जानिब से शिमल गांधी की क़यादत में एक बाकायदा तौर पे एक हुकूमत बना दी गई थी और उसको खड़ा कर दिया गया था, और वहाँ पे जूनागढ़ पे गए थे। बाद 71 में हमने देखा कि मुक्ति बाहिनी के नाम से बंगाल के अंदर इतने बड़े पैमाने पे टेररिज्म फैलाई, बड़े पैमाने पे 9वां जंग लड़ी गई। तो ये सिलसिला तो हमारे साथ तो बहुत अच्छे से होता आ रहा है, हम इसका खुद शिकार हैं। ये सिलसिला पाकिस्तान के साथ चल रहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि आतंक का तो यहाँ हम खुद शिकार होते हैं, लेकिन फिर बड़ा सवाल, और फिर सवाल पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ ये आएगा। पाकिस्तान में आम लोग भी कहते हैं कि हम आतंक से दो चार हो रहे हैं, वहां बैठे हुए नेता भी कहते हैं कि हम आतंक से दो चार हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां से आतंक का खात्मा नहीं हो पाया। अपनी धरती को, अपनी जमीन को आतंक को पालने पोसने के लिए इस्तेमाल कर लिया, और तमाम आतंकी आका वहां बड़े महफूज हैं, बड़ा इत्मीनान से सर छुपाकर बैठे हैं। ये भी कई सवाल हैं जो पाकिस्तान की तरफ उठते रहे। आप रहिए मेरे साथ में। पहलगाम हमले के बाद से आतंक पर लगातार प्रचंड प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में अब तक 6 आतंकवादियों के घर गिराए जा चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पुलवामा में जहां एक आतंकवादी का घर गिराया गया, वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता ब्रायन थॉमस की ये रिपोर्ट देखिए। हम पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के मुरा जगह पे है, जहां कल सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसन उल हक, जो कि पहलगाम टेरर अटैक के अक्यूज्ड है, उनके घर को डिमोलिश किया गया था। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ एक आईईडी था
जहां सर्च ऑपरेशन के तहत ये डिस्कवरी किया गया था और एक हाई रिस्क एसोसिएट किया गया था जो आईईडी का प्रेजेंस बोला गया था और अथॉरिटीज़ ने ये डेटोनेट ऑन साइट किया था जिसमें ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको घर के अंदर का जो साइट है उसका हम विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको। और एडिशनली इसके अलावा हारिस अहमद जो कि लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव है काचीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, उनका भी एक घर डिस्ट्रॉय किया गया था। ऐसे सारे एक्शंस ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस ले रहे हैं, कल से आज तक सिक्योरिटी फोर्सेस हर प्रेपरेशंस कर रहे हैं। ये जो घर है इनके जो टेररिस्ट लिंक्स के घर है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हर कुछ इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है सिक्योरिटीज़ के द्वारा। और ये है हमारा रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ के तहत। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ इंडिया न्यूज़ कश्मीर। हाफिज सईद का जिक्र इससे पहले हम कर रहे थे तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन हाफिज सईद का बेटा है तलहा सईद, पाकिस्तान में जाना पहचाना चेहरा है और वहां उसे पाकिस्तान में सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है। अब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हाफिज सईद का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसकी तस्वीर आप देख भी रहे हैं, जिसमें वो ये कहता हुआ धमकाता हुआ नजर आया कि अगर पानी रोका तो सांसें रोक देंगे भारत की। लेकिन जिस तरीके से तलहा सईद का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं, भारत विरोधी नारेबाजी उस सभा में हुई है जहां पर तलहा सईद बोल रहा है, साथ ही साथ पढ़े लिखे तबके के लोग वहां पर मौजूद हैं, पाकिस्तानी पुलिस की सुरक्षा उसे मिली हुई नजर आ रही है। तो लोग अब ये सवाल करने लगे कि हाफिज सईद का बेटा जिसे उत्तराधिकारी लश्कर का माना जा रहा है, अब उसे भी ये सुरक्षा मुहैया कर दी जा रही है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमले का पहले का भी वीडियो हो सकता है, बाद का भी वीडियो हो सकता है। भारत विरोधी नारेबाजी को क्या बढ़ावा देती है पाकिस्तानी फौज और पुलिस? आसिफ अली जी। देखिए, वीडियोस जो हैं ये वाली बहुत पुरानी वीडियोस हैं जो चल रही हैं, मौजूद हैं, क्योंकि जहां तक हाफिज सईद की बात तो है मैंने आपको पाकिस्तान की बताया कि वो बरसा बरस से हाउस अरेस्ट हैं, वो बाहर नहीं है। इसी तरह हाफिज सईद की जमात से मुंसलिक जो लोग हैं वो भी सारे के सारे उन्हें छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो जमात उनकी बैन कर दी गई, उनके दफातर बंद कर दिए गए, उनके असासे जब्त कर लिए गए, सब कुछ खत्म हो गया था। तो इसलिए ये वीडियोस पुरानी तो हो सकती हैं। दूसरी बात यह है कि जब एक मुसलसल माहौल बनाया गया है भारत की जानिब से, खासकर और भारतीय मीडिया जिससे मैं बड़ी जिम्मेदारी की तवक्को कर रहा था उनकी जानिब से, तो पाकिस्तान से उसका रद्द-ए-अमल आना बिल्कुल एक फितरी सी बात थी, एक नेचुरल बात थी। तो जब भी आप किसी पर हमला करने की बात करेंगे, अटैक की बात करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात करेंगे, वो कोई भी मुल्क हो, या तो वो बिल्कुल लेट जाए, लंबा लेट जाए, बिल्कुल जो मुकाबला ना कर सकता हो, कोई जिसका मुकाबले की बात ही ना हो, सिचुएशन ही ना हो, या जो बराबर के मुल्क होंगे वहां से तो रद्द-ए-अमल आएगा, जवाब आएगा। और वही जवाब पाकिस्तान से जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम की तरफ से भी जा रहा है, पॉलिटिशियंस की जानिब से भी जा रहा है, और हर तबका फिक्र की जानिब से जा रहा है, और वो जाना भी है। मैं क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती हूँ आपसे आसिफ अली जी। हालांकि हालांकि आप बहुत सेंसिबल साउंड कर रहे हैं, आप बहुत ज़हीन है, इस बात को मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को, क्योंकि इससे पहले तो जो भी पाकिस्तान से जुड़ते रहते हैं वो बड़ी इलॉजिकल सी बातें करते हैं। आप लॉजिकल बात करें, इसलिए आपसे पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि अगर भारत इस तरीके से हमले की चेतावनी देगा तो पाकिस्तान अपने इंतजाम करेगा, लेकिन क्या बतौर पड़ोसी मुल्क शहबाज शरीफ को इस हमले की निंदा नहीं करनी चाहिए थी? क्या इस हमले पर अफसोस नहीं करना चाहिए था? नहीं किया। वहां पाकिस्तानी फौज ने जरूर मोर्चा संभाल लिया, वहां मीटिंग्स पर मीटिंग्स चलती रहीं। शक क्यों नहीं गहराएगा? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री बड़ी बेशर्मी के साथ ये कहते हुए नजर आए कि फ्रीडम फाइटर्स हैं, मतलब जो आतंकी हमारे मुल्क में घुसकर निर्दोष लोगों को, बेगुनाह लोगों को गोली मार गए, उन्हें फ्रीडम फाइटर कह दिया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये मान रहे हैं कि 30 साल से हम आतंक को पाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सबूत नहीं है, आप कह रहे हैं कि निराधार आरोप भारत लगा रहा है या हमले की तैयारी कर रहा है। देखिए, जहां बात है उसकी मजम्मत की, उसको के खिलाफ बात करने की, तो हमारी वजारत खारजा जो है उसके तर्जुमान ने उसकी उसी दिन मजम्मत कर दी थी, और उसके बारे में वाज़ेह तौर पे बयान जारी कर दिया गया था कि क्योंकि किसी भी मासूम की जान लेने को कोई भी कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। फिर फ्रीडम फाइटर क्यों कह दिया? फिर तो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने फ्रीडम फाइटर कैसे कह दिया आतंकवादियों को? ये शर्मनाक नहीं है? बतौर पाकिस्तानी नागरिक आप बताइए ना। आप ये दो चीजों को फर्क यहाँ पे नहीं कर पा रही। और दूसरी बात, पहले मैं आपको वो क्लियर कर दूं कि आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसकी मजम्मत क्यों नहीं की, तो वाज़ेह सी बात है, जब जाफर एक्सप्रेस का सानिया हुआ था तो क्या मोदी जी ने उसकी मजम्मत की थी?
अगर तो मोदी जी ने उसकी मजम्मत की होती तो हमारा प्राइम मिनिस्टर से भी हम डिमांड करते हैं कि आप भी अच्छा। भाई उसको मजम्मत करें कि जी अच्छा, ये जो वाकया हुआ है, हालांकि पाकिस्तान जब डॉक्टर जब एक्सप्रेस मुश्किल में तो वक्त में बहुत होता बड़े है, पैमाने भारत ने पे आगे बढ़कर मदद की है। पाकिस्तान में जब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, हम बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, बट आपको वो दिखती नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। आम लोगों में दर्द यहाँ भी होता है, वहां भी वैसे होता है, आपकी लेकिन जो ना हुक्मरान होते हैं ना, उनके हाथों आप लोग खेल जाते हैं। आसिफ अली जी, आपकी आप लोग खेल आपकी जाते हैं बात उनके से ना हाथों। और जानते हैं, आपकी बात आप सुन जुड़े हमारे साथ में, आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत से मैं नोटिस कर रही हूँ ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराना अच्छी बात है, स्माइलिंग फेस होना बड़ा पॉजिटिविटी की बात है, लेकिन यहाँ 26 बेगुनाह मारे गए, आप यहाँ बैठे हैं डिस्कशन में, आप लगातार मुस्कुरा रहे हैं। ये मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। जब पाकिस्तान में ब्लास्ट होते हैं ना, हम कभी मुस्कुराते नहीं है, हमारा दिल बड़ा छलनी होता है, हमारी रूह बड़ी काम जाती है जब वहां चिथड़े उड़ जाते हैं लोगों के। लेकिन आप देखिए अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। आपको न जाने मुस्कुराहट की कौन सी वजह मिल गई है। फिर मैं क्यों ना मानूं कि पाकिस्तान बड़ा खुश है कि पहलगाम में जो हुआ। नहीं, अभी मैं आपकी बात से मुस्कुरा रहा हूँ, मेरी हंसी निकल गई फौरी तौर पे जब आपने ये बात की कि जब भी पाकिस्तान पे कोई मुश्किल वक्त आया तो भारत ने आगे बढ़कर मदद की। मेरी तो उसी वक्त से हंसी छूटी हुई है और मैं वाकई तो बड़ा चलिए, अच्छी बात है, हंसना सेहत के लिए अच्छी बात है। और जो ख्याली पुलाव होते हैं वो पकाना भी अच्छी बात है, आप हंस सकते हैं। बात एक करती है, आप हंस सकते हैं। आपने वो बात कर दी है कि जिस पर कि वो कहते हैं कि हाय अल्लाह इस सादगी पे कौन ना मर जाए, कि हमारे यहाँ जब भी कोई मामला होता है, बलोचिस्तान के अंदर जो कुछ किया गया है, आप ये भी तो देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, बलूच लोग भड़क गए, बलूचों ने कर दिया पाकिस्तानी फौज पर हमला, आपसे वो तक नहीं संभाला जा रहा, आप हिंदुस्तान पर उंगली उठा रहे हैं। इस बीच एक अपडेट भी आ गया है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से बयान सामने आया है। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया है, वो कह रहे हैं हम कभी पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, अहिंसा हमारा स्वभाव और हमारा धर्म है। वो कह रहे हैं कि आतंकियों को सबक सिखाना यहाँ पर बड़ा जरूरी है, यहाँ आतंकियों को सबक सिखाना जरूरी है, ये हमारा धर्म भी है, ये हमारा कर्म भी है और हमें ये करना चाहिए। पहलगाम हमले पर आरएसएस प्रमुख का ये बयान बड़ा है, वो कह रहे हैं हम कभी भी पड़ोसियों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अब जब ये घटना घटी है तो इसका हिसाब करना जरूरी है। हम अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। और ये तो भारत के बड़े चेहरे, बड़े लीडर्स की तरफ से जो बड़े पदों पर बैठे हैं, बार बार कह चुके हैं। पाकिस्तान के पीएम, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, तीनों सेना प्रमुख ये बता चुके हैं कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। एक बार सुन लीजिए क्या कहा है मोहन भागवत ने। गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाओ। अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण देकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? तो अहिंसा हमारा धर्म है, आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। ये तो वही वाली बात हो गई ना ब्रिगेडियर जामवाल जी, कि हम शुरुआत कभी युद्ध की नहीं करते, लेकिन छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। यहाँ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी यही कह रहे हैं हम कभी नुकसान आगे से बढ़कर नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर हमें नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर उसका बदला होना चाहिए। बिल्कुल। हम देखो, हमारी सिविलाइजेशन नॉन एक्सपैंडिंग रही है कि हमने कभी मटेरियल चीजों के लिए कहीं दूसरे की चीज नहीं कभी छीनी। यहाँ जमीन वेराज हिंदुस्तान पे हमले जरूर होते रहे हैं, अब बाहर से आए हैं, अरब से आए, जो भी आए, बिकॉज यहाँ प्रॉस्पेरिटी थी, उसको लूटने आए। और ये जो आज जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना है, ये बेसिकली बल्क ऑफ द पीपल, ये कन्वर्टीज हैं, खुद मानते हैं, और ये कन्वर्टीज हुए हैं अंडर प्रेशर। जो सबसे कमजोर थे यहाँ पे, जो टूट गए, इनके फोर फादर्स, वो सबसे पहले कन्वर्ट हो गए। आज ये बिहेव करते हैं कि ये एक्चुअली मतलब जैसे ये अरबी हो। अब इनको भी पता है, ये किसी भी अरबी कंट्री में जाते हैं, इनको आज कुत्ते की तरह देखते हैं वहां पे। एक्चुअली आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, कि कुत्ते की तरह देखते हैं। वो 90% ये समझते हैं कि भैया ये भीख मांगने आया है,
जेड्डा की स्ट्रीट पे या कहीं पे ये भीख मांगने आया है और इनकी पूरी तलाशी ली जाती है। इनफैक्ट इंडिया से जाते हैं जो उतनी नहीं ली जाती है, पर पाकिस्तान से जाएगा वो एक एक की पूरी चेकिंग करते हैं। तो क्या हिस्ट्री ये सिखा रहे हैं और क्या मुनीर बोल रहा है कि हम ये हैं, हम कौम अलग हैं। पूरी दुनिया में जो सबसे कमजोर पासपोर्ट है वो पाकिस्तान का है ब्रिगेडियर जामवाल, एम आई राइट? इनका पाकिस्तान का, इसका पाकिस्तान का पासपोर्ट सबसे कमजोर है दुनिया भर में? बिल्कुल कमजोर है यार। अभी आई वाज जस्ट बैक फ्रॉम अभी आई थिंक कुछ महीने पहले यूएस में था यार। वो देख के मतलब करके पासपोर्ट देख के ना वो साइड में कर देता है, अच्छा आप इधर साइड में खड़े हो जाओ, आपसे बाद में करते हैं, बाकियों को ही जस्ट लेटिंग यू थ्रू। अब मैंने ओपन इंसल्ट है, ओपन इंसल्ट है, वो छुपाते भी नहीं है। वो देखा नाम, उसने वो पासपोर्ट में नाम देखा, नेशनलिटी, वो तो खैर बाहर से दिख जाता है, वो साइड वाले लाइन में चले जाए भेज देते हैं। और जहाँ पे उनके 8-10 स्कैनर लगे हुए हैं ये वो ना, मतलब आई नो अबाउट सियाटल, तो वो वहां पे भेज देते हैं कि वहां जाओ, आपका वहां हिसाब किताब होगा और वहां तसल्ली से इनकी चेकिंग होती है। हाँ। तो मतलब वो तो कहने की बात नहीं है, हर देश में ऐसा ही है इस वक्त। आई मीन दिस इज द व्हाट दे हैव रिड्यूस्ड देयर कंट्री टू। और पाकिस्तान की जो फजीयत है वो विश्व भर में कई बार हो चुकी है, ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं है। ये जो 5 फैसले लिए गए हैं ना आसिफ अली जी, ये पाकिस्तान को और ज्यादा गर्त में धकेलेंगे। जो 5 फैसले हुए हैं उससे पाकिस्तान की जो आम जनता है, आवाम है, जो व्यापारी हैं, उन्हें सीधा सीधा ये प्रभावित करने वाले हैं। अब ऐसे में मुझे बताइए, कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में 1 करोड़ लोग भूखमरी की कगार पर हैं। ये बड़ी बात है पाकिस्तान के लिहाज से। रिपोर्ट कहती है, खुद पाकिस्तान के इनफैक्ट रक्षा मंत्री ये मानते हैं कि 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं पाकिस्तान में, और अभी सऊदी ने 4700 भिखारी लौटाए हैं, कहते हुए कि लोग पकड़ो अपने भिखारियों को और दोबारा भेज मत देना। उनकी पूरी पहचान वेरीफाई की जाती है, लिस्टिंग की जाती है, ताकि भविष्य में दोबारा वो सऊदी अरब चले ना जाएं। अभी पिछले साल नवंबर में ही तो 4300 वापस भेजे थे भिखारी। मतलब पाकिस्तान क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना? क्या वहां पाकिस्तानी आवाम इन सब बातों का विरोध नहीं करती? देखिए, जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो हालात हैं या मामलात हैं वो बहुत बेहतर हैं। ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं, हालात होते हैं, बहुत सी जगहों के मामलात हैं, खराबी हो जाते हैं, इकोनॉमिकली हालात होते हैं सबके। आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा गुर्बत है, बहुत से इलाकों में मौजूद है जो चल अगर रहे आपने गुर्बत की बात कर दी है, तो आप घरेलू लग रहे हैं मुझे, आप घरेलू लग रहे हैं, फैमिली वाले लग रहे हैं। घर का बजट मैं नहीं पूछना चाहूंगी क्या इनकम है या फिर कैसे खर्चे होते हैं, इतना तो बता सकते हैं ना पाकिस्तान में खाने पीने की बेसिक चीजों के दाम क्या है। फिर यहाँ ब्रिगेडियर जामवाल भी हैं, वो भी आपको बताएंगे। मतलब एक कंपैरिजन हो जाएगा भारत और पाकिस्तान में। पेट्रोल डीजल क्या है, आटा क्या है, दूध क्या है, सब्जी क्या है, आलू प्याज टमाटर क्या है, ये बता दीजिए ना जरा। ब्रेड क्या है, अंडा क्या है? देखिए, हम 85 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं। हाँ। हमारे यहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी एलिमिनेट हो गई है। 85 करोड़ लोगों को फ्री खाना दे रहे हैं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन से 3 गुना। हम तुमको भी खिला सकते थे मुफ्त में, अगर आदमी बन के रहते तो। अगर इंसान बन के रहते मुफ्त में खिला सकते थे। अपने यहाँ 85 करोड़ को खिला रहे हैं, ठीक है ना? रेट्स कंपेयर करने लगे थे। खाने की बात है तो हम पूरे भारत को भी खिला सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। आप बॉर्डर खोल दीजिए, हम सबको खिला अपने आप को खिला लो वो ना। पोजीशन हमारी बहुत है। हम तो फिगर दे रहे हैं 85 करोड़ हमारे जो फ्री राशन हम आपसे मांगने घर में पहुंच रहा है। हम आपसे मांगने नहीं, कई सालों से हम खुद ही खा रहे हैं। आप खुद खा रहे हैं, रेट तो बता दीजिए ना आसिफ अली जी, क्योंकि हम यहाँ पर ना बाकायदा ग्राफिक्स में हम मोटे मोटे अक्षरों में चलाते हैं। पाकिस्तान में अंडा, केला, आलू प्याज टमाटर, ब्रेड, आटा, दूध, दही, ये सब कुछ क्या प्राइस में है? आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए प्राइस क्या है वहां पर। हम अपना जो प्राइस लिस्ट है ना वो अपडेट कर लेंगे, आप ताजा आंकड़े बता दें। हाँ, वीट का रेट पाकिस्तान में 2000 रुपए मन है, यानी 5000 रुपए 100 किलो। आपके यहाँ वीट का क्या रेट? मुझे 1 किलो के हिसाब से बताइए, इतना लंबा चौड़ा हिसाब नहीं, क्योंकि हम जो लिस्ट बनाते हैं ना उसमें पर केजी के हिसाब से बताते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 50 रुपए किलो, 50 रुपए केजी है वीट हमारे यहाँ। गंदम तो 50 रुपए किलो आटे के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है आसिफ अली जी? बेचारे बुजुर्ग की जान चली गई। नहीं लग रही आजकल, लाइनें नहीं बेचारे बुजुर्ग की जान चली गई उस लाइन में लगकर। और ये गेहूं है ना, मतलब गेहूं को पीसकर आटा बनाने में, आटे का पैकेट लगाने में और भी लागत लगती होगी। आटे का प्राइस बता दें आप।
जी 500 रुपए आटे किलो का मैं जो बता प्राइस देता हूँ, है 500 रुपए किलो जा रहा है, उसके ऊपर जा रहा है। हाँ बता दें आसिफ अली जी, आटे का प्राइस तो क्या है? हजरत आप 500 रुपए किलो साबित कर दीजिए। 1 मिनट, अभी बात हो जाती है, इसी पे हम डन कर लेते हैं। हाँ। ये 500 रुपए किलो साबित कर दें पाकिस्तान में आटा। अरे मैं कह रही हूँ, आप आपके बता सारे दीजिए ना, आरोप, सारे इल्जाम आप बता दीजिए ना, पर केजी क्या है आटा? 70 रुपए कितना है? कितना? 70 रुपीज अच्छा। पर केजी। अच्छा 70। 70 अब रुपीज मुझे पर और अफसोस हो केजी गया आटा मिलता है। आसिफ अली जी, अब मुझे और अफसोस हो गया, मतलब 70 रुपए किलो के आटे के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लग गई बेचारे। क्या इतनी भूखमरी आ गई है पाकिस्तान में क्या? मेरी बात सुनिए, लंबी लाइन कोई नहीं है, हर जगह अवेलेबल है। अगर पेट्रोल कोई डीजल फ्री क्या बांटता है? है तो वहां पे लाइन लग जाती है, तो लग पेट्रोल जाती डीजल का होगी। प्राइस यार क्या ये है आसिफ अली जी? सरकारी राशन की बात कर रहे हैं, पेट्रोल जो डीजल हमारे का यहाँ प्राइस क्या है 10-15 आसिफ अली जी? आपके यहाँ वीट का क्या रेट है? मुझे जरा पेट्रोल ये डीजल बता तो बताइए दीजिए। आप। हाँ, हमारे यहाँ पेट्रोल गरीब हमारे को यहाँ सब्सिडाइज राशन मिलता है। सब्सिडाइज राशन का रेट पता 80 है करोड़ आपको? लोगों को फ्री राशन मिलता है। वो हमारे उससे यहाँ उनके 80 परिवार करोड़ का का तो गुजारा फ्री मिलता है, चलता है। हफ्ते सिवाय भी चाहिए तो सब्सिडाइज है। सब्सिडाइज का बताऊंगा तो आपको हमारे यहाँ नेट पे सर्च कर लो। कोर्ट के थ्रू 2 करोड़ लोगों को फ्री मिल रहा है, ऐसा कुछ जनाब। बेनजीर 85 इनकम करोड़ सपोर्ट को। प्रोग्राम हमारे यहाँ मौजूद को मिल रहा है। पर आपकी गरीबों वीडियोस को, क्यों आ रही है? जिस केवल पे हम सबसे ट्रकों के ऊपर ज्यादा चढ़े हुए लोग बिल कर रहे हैं, मिलना वही बोल रहे हैं 500 रुपए। हमको सपना आना है, आपके यहाँ से ही वीडियो आ रहे हैं कि 500 रुपए किलो आटा है। नहीं, ये ऐसा वो लग रहा है, जो ऐसा सरकार लग रहा है बात कर शहबाज रही है, शरीफ अलग से 70 इनके घर रुपए पर किलो राशन आता भिजवा है, दे रहे वो हैं। तो ऐसा लग रहा है शहबाज शरीफ, आसिफ सरकारी मुनीर 70 अलग किलो से आ रहा है, राशनिंग तो करवा दे रहे हैं आप आपके घर वीडियो को पर। बता रहे आसिफ अली जी, अलग से राशन आ रहा है क्या घर पर? चला जाता हूँ। हमें क्या पता? आपको मैं 70 रुपए आटे की वीडियोस बना के भेज देता हूँ। बिल्कुल आप भेजिएगा, कल आप अपने बिल्कुल चैनल आप पे भेजिएगा। और चला मुझे ये के- भी बताइएगा, क्या आपके घर अलग से राशन भरवाया जा रहा है क्या? शहबाज शरीफ भरवा रहे हैं या आसिफ मुनीर भरवा रहे हैं? क्योंकि आपको वो तस्वीरें क्यों नहीं दिखी जिसमें लोग भूखे मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर हैं, वो इंतजार करते हैं कि बाबा आएंगे, आटा लाएंगे तो रोटी हम खा पाएंगे? तो जाहिर बात है, जो मजदूर है वो जो दिहाड़ी करके आएगा वही आटा लाएगा ना। उनकी माँ जो घर में बैठी तो जाके नहीं कहीं से ले आएगी। क्योंकि हुक्मरानों ने अपनी मैं- जेबें भर ली हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते चले जा रहे हैं और उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। मतलब आपका कहना यही है। कुलगाम से एक बड़ा अपडेट है, जम्मू कश्मीर से बड़ा अपडेट है। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आतंकियों के 2 मददगार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कब्जे से हथियार और गोला बारूद इनके पास से बरामद हुआ है। बिलाल अहमद और मोहम्मद इस्माइल भट्ट इनका नाम बताया जा रहा है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। कैमो इलाके के ठोकरपुरा के निवासी हैं ये दोनों। तस्वीरें भी आप देख लीजिए, ये दोनों ही हैं जो पकड़े गए हैं और आतंकियों के मददगार हैं। यानी वो लोकल सपोर्ट जिसका जिक्र इन दिनों बार बार हो रहा है, वो ओवरग्राउंड वर्कर्स जिनकी मदद से आतंकी यहाँ टिक जाते हैं, छिप जाते हैं। इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से ये बड़ा अपडेट, जहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी लगी है हाथ और अब 2 मददगार गिरफ्तार हो गए। इनके पास से जो हथियार और गोला बारूद मिले हैं इनसे पूछा जाएगा। बिलाल अहमद और मोहम्मद इस्माइल भट्ट, अब इनसे पूछा जाएगा कि हथियार कहां से आए, गोला बारूद कहां से आए, किस तरीके से और कब से आतंकियों की ये मदद कर रहे थे। ब्रिगेडियर जामवाल, जब जब कोई आतंकी घटना या उसकी साजिश का खुलासा होता है तो और ज्यादा एक्टिव मोड पर सुरक्षा बल और जांच एजेंसी आ जाते हैं। अब ये 2 मददगार और पकड़े गए हैं। कल भी 2 से 3 मददगारों के पकड़े जाने की, इनफैक्ट उनके घर तहस नहस करने की खबर सामने आई थी और ये संख्या शाम होते होते और ज्यादा बढ़ गई थी। सही वक्त है क्या एक्शन का कि यहाँ अपने घर में पले हुए जो आसीन के सांप हैं उन्हें भी निकाला जाए, खत्म कर दिया जाए, फन कुचला जाए और सीमा के उस पार भी बड़ा एक्शन अब जरूरी है? देखिए, सीमा के पार जो होगा वो तो होगा ही, और सही वक्त भी हमारा होगा, समय भी हमारा होगा, सब कुछ हमारा होगा, वो हमें नहीं है। पर हाँ, जो आप अपने अंदर की बात कर रहे हैं, अपने आस्तीन के सांप, उनको भी बिल्कुल जरूरी है कि हम निकाले, उनके फन निकले। इनफैक्ट ये लॉन्ग ओवरड्यू था। पर अभी जो देश में इतना वो मतलब गुस्सा है, देश में इतना गुस्सा है, वो उसकी वजह से मतलब अभी एकदम इम्पेरेटिव हो गया है, ये इम्पेरेटिव हो गया है कि इनको हम निकाल लें बिलों से। और ये काफी ज्यादातर पैसे के लिए कर रहे हैं। 2-4 रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेटेड है, बाकी पैसे के लिए कर रहे हैं, लालची लोग हैं। इनको पकड़ के इनके अंजाम तक को पहुंचाना ही चाहिए। और ये खाली कश्मीर में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है।
आप कह रहे हैं कश्मीर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन ये तो फिर ऐसी महामारी है ना जो फैलती चली जाएगी अगर जड़ से इलाज नहीं हुआ तो। ये पक्का इलाज होगा कैसे? और ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है, क्योंकि आप भी फौज का हिस्सा रहे हैं, ये बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। अगर दुश्मन सामने है तो उसे खत्म करना तो कोई मुश्किल बात नहीं, लेकिन वो दुश्मन जो आम लोगों में छिपकर बैठा रहे और उसे ढूंढना मुश्किल हो, ये बड़ा चैलेंजिंग है। बिल्कुल, ये देखिए चैलेंजिंग कुछ नहीं होता, इट इज जस्ट विल, कि अगर आप में विल है तो आप कर सकते हैं। एंड ऑफ द डे इसको जड़ से खत्म करने के लिए एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये मदरसा छाप जो एजुकेशन है ना, इसको हमें बंद करना पड़ेगा हिंदुस्तान में भी हर जगह। एंड प्रॉपर एजुकेशन जब होगी तो ये अपने आप इंडोक्ट्रिनेशन, ये सारा कुछ मतलब जो एटलीस्ट इंडोक्ट्रिनेशन की वजह से है वो खत्म हो जाएगा। पैसे की वजह से जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, ठीक है ना। ब्रिगेडियर जामवाल, लेकिन ऐसी भी हस्ती हैं जो एजुकेटेड नहीं थे, जो वेल ऑफ नहीं थे। आदिल हुसैन जिक्र करना चाहिए हमें, जो आतंकियों से भिड़ गया, जो हथियार छीन रहा था और ये कह रहा था बेगुनाहों को मत मारो, आतंकियों ने उसे भी गोली मार दी। नजाकत, जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर 11 लोगों को बचाया, छोटे छोटे बच्चों को यूं गोद में उठाकर भागा। यहाँ उन्होंने नहीं देखा हमारा धर्म क्या है, सामने वाले का धर्म क्या है जिन्हें वो बचा रहे हैं, और आदिल ने तो अपनी जान तक दे दी। यहाँ जरूरी एजुकेशन है या विचार है? मतलब ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, या इसे कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, अगर आप देखिए हर कोई मतलब रेडिकलाइज नहीं होता। आदिल जैसे लोग हैं जिन्होंने मतलब एक्चुअली अपनी फिजिकली जान दे दी। हाँ। एक आतंकवादी की बंदूक छीनने की भी कोशिश करी, उसने गोली चला दी उसी चक्कर में और उसकी जान गई है। तो अच्छे आदमी हर जगह मिलेंगे आपको। हाँ। इनफैक्ट आप अगर पूरे कश्मीर को देखो, कभी आज तक सुना था कि कश्मीर में इतने प्रोटेस्ट इसके लिए, मतलब किसी टेररिस्ट एक्ट के लिए? आज कोई डिस्ट्रिक्ट बता दो मेरे को कश्मीर की जहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। हाँ। हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक आपने कहा, लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा भी है, लोग ये भी कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत थी। कई कश्मीरी मुसलमान तो ऐसे भी हैं जो रोते रहे, बिलखते रहे और ये कहने लगे कि हमारे सामने हमारी बहन बेटियां जब विधवा हो गई, ये बड़ी दुख की बात थी। कई कश्मीरी मुसलमान तो सामने आकर ये कहते हुए नजर आए कि इससे अच्छा होता कि हमारे मेहमानों को जो तुमने गोली मारी है उससे अच्छा होता कि हमें गोली मार देते। ऐसी भी कई तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जगह जगह सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। श्रीनगर में चश्मा शाही प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक कहा जाता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की कमी काफी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि जो लोग वहां थे वो वापस घर जा रहे हैं, जो लोग जाने वाले थे उन्होंने अपना ये ट्रिप कैंसिल कर दिया है। चश्मा शाही पर्यटन स्थल का अभी हाल क्या है, रिपोर्ट देखते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया न्यूज़ चश्मा शाही जो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ है। हम आपको पहले तस्वीरें से दिखाएंगे कि ये तस्वीरें हैं, ये विजुअल्स है जो काफ़ी रिच लगती है। काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ और ये काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है। और आप ये विजुअल्स देख सकते हैं, यहाँ सिक्योरिटी भी काफ़ी हाइटेंड है। हमारे साथ आप देख सकते हैं एडवोकेट सलमान शेख है जो बीजेपी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट यूनिट के भी प्रेसिडेंट है। ये टूरिस्ट से बात कर रहे हैं, टूरिस्ट को ब्रीफ कर रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस देने के लिए कि कोई भी हेल्प अगर चाहिए होगा तो बीजेपी श्रीनगर यूनिट सारा हेल्प करने के लिए तैयार है। एक हॉटमेल नंबर भी उन्होंने जारी किया था जो ये टूरिस्ट को दे रहे हैं, टूरिस्ट से बात कर रहे हैं, टूरिस्ट को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और ये सारा इनिशिएटिव बीजेपी श्रीनगर यूनिट लोगों के लिए कर रहा है, टूरिस्टों के लिए कर रहा है, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक में 26 टूरिस्टों की जान गई और एक डर सा माहौल भी टूरिस्टों के मन में आ गया था। पर बीजेपी श्रीनगर यूनिट हर एक कोशिश, हर एक अटेम्प्ट कर रही है कि जो टूरिस्ट यहाँ एंजॉय कर रहे हैं इनको कोई दिक्कत ना हो। इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि हर चीज़ सही हो। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट भी है, यहाँ टूरिस्ट का पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है। हम सलमान जी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सलमान जी, अभी आप टूरिस्ट से बात कर रहे थे, क्या ऑब्जेक्टिव है मेन आपका, क्योंकि आप ऑन ग्राउंड है, आप टूरिस्ट से मिल रहे हो, क्या कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का कोशिश कर रहे हो, क्या एग्जैक्टली आप बता रहे हो, क्या हेल्प टूरिस्टों को आप दे रहे हो? देखिए, पहले तो आपको ये समझना है कि ये टूरिस्ट जो है हमारे मेहमान है और टूरिज्म एक मेजर
इकोनॉमी फैक्टर है हमारा कश्मीर का। सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ जो हम ओवरलुक कर सकते हैं या इसको बोल सकते हैं या उस चीज़ को हम आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ से, लेकिन एक ब्लैक स्पॉट है कश्मीर की हिस्ट्री में ऐसा कोई इंसिडेंट होना। इट्स एक्ट ऑफ मैसेकर जो हुआ है। तो अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो टूरिस्ट यहाँ रहे हैं वो अपना ट्रिप्स कैंसिल ना करें, वो इस नोशन के साथ ना जाए, डर के नोशन के साथ या डर के एसेंस के साथ कश्मीर को छोड़कर ना जाए। वो एक पॉजिटिव वाइब लेकर जाए, एक अच्छी मेमोरीज लेकर जाए कश्मीर की। ये एसेंस ना हो उनके दिल में कि हमको कश्मीर से भागना पड़ रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू विन देयर कॉन्फिडेंस बाय टॉकिंग टू देम, बाय गेटिंग कनेक्टेड टू देम। हमारे कार्यकर्ता और भी जगहों पे गए हैं, हम भी खुद आए हैं। टूरिज्म स्पॉट जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जहाँ पे डेंस टूरिस्ट पॉपुलेशन है वहाँ जा रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और बेसिकली उनको ये बता रहे हैं कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू एंड वी आर हियर टू सर्व यू। एक लास्ट सवाल मेरा रहेगा, आपने शायद हॉटलाइन नंबर्स भी जारी किए, उसके बारे में बताइए। जो आप टूरिस्ट को ब्रीफ कर रहे थे हॉटलाइन नंबर्स के वी हैव गॉट सम हॉटलाइन नंबर्स जो 24/7 अवेलेबल है, जो 24/7 अवेलेबल रहेंगे। चाहे उनको किसी भी चीज़ का ऐसा कोई भी ज़रूरत हो या कोई भी किसी भी चीज़ की they need anything, any kind of a facility, any kind of a service. So our workers and our कार्यकर्ताs are there to serve them and help them. तो हमने वो हर जगह इशू किए हैं, उनकी हमने पब्लिक नोटिस भी लगाई है पब्लिक प्लेसेस पे। तो अगर कहीं भी उनको ऐसा लगता है कि बिना किसी संकोच हमें वो फ़ोन कर सकते हैं और हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हमने ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बनाए सोशल मीडिया पर भी जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम आउटरीच कर रहे हैं एक मैसेज के साथ, एक पॉजिटिव मैसेज के साथ कि यू कैन कनेक्ट विद अस एंड यू कैन कम टू अस इन केस यू फील एनीथिंग। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एडवोकेट सलमान शेख जी। तो ये थे सलमान शेख जी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। ये सारे टूरिस्टों के साथ जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उनको एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनको हेल्प करने की कोशिश करें। एक हॉटलाइन नंबर भी जारी किया गया है, हम आपको तस्वीरें दिखाएं। ये तस्वीरें हैं इस जगह की जो काफ़ी एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। इसको ये काफ़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। यहाँ आप वादियाँ देख सकते हैं, यहाँ माउंटेन व्यू, सीनरिक व्यू काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ लोगों जो टूरिस्ट हैं उनका काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग है। और आप यहाँ ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि हमने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से भी बात किया और उनसे भी जानने की कोशिश किया कि वो क्या अटेम्प्ट ले रहे हैं ताकि जो टूरिस्ट ना डरे और टूरिस्ट का आना या जाना ज़्यादा से ज़्यादा हो। मैं ब्रायन दी थॉमस, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ कश्मीर। जो टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर असर हो रहा है पहलगाम के आतंकी हमले का और ये इंडिया न्यूज़ ने आज बड़ा सर्वे भी दिखाया था। उसमें भी इस बात का अनुमान था कि हाँ, जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या में कमी आएगी और फर्क तो ज़रूर पड़ेगा क्योंकि घटना ही ऐसी है, बड़ा खौफ में लोग हैं। मेरे साथ में दो मेहमान हैं, राजन जामवाल जी हैं, आसिफ अली जी हैं। अच्छा, इतने रिपोर्ट चल रही थी ना आसिफ अली जी, क्योंकि आपने कहा था कि 70 रुपये किलो आटा मिल रहा है। मैंने गूगल किया, गूगल करते हुए चक्की आटा इज अवेलेबल ऑनलाइन इन पाकिस्तान एट द बेस्ट प्राइस रेंजिंग फ्रॉम 160 से 200 रुपये पर केजी। मैं बड़ा हैरान रह गई। और ये गेहूं का आटा है, सोचिए गेहूं का आटा 160 से 200 रुपये पर केजी। और मेरे घर में ना मल्टीग्रेन आटा, एक सेकेंड लेट मी कंप्लीट, मेरे घर में मल्टीग्रेन आटा खाया जाता है। तो मैंने सोचा भाई जब सादा आटा जो गेहूं का है वो इतना महंगा है तो मल्टीग्रेन जरा मैं देख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ देखा जो मल्टीग्रेन आटा है उसके दाम ने मेरे बड़े होश उड़ा दिए। यहाँ मल्टीग्रेन जो आटा है उसमें 9 अनाज हैं, 5 किलो आटा 1875 रुपए का है। मेरा तो सर घूम गया। 1875 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो 375 रुपए किलो। बाप रे, क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लोग और क्यों आप सफाई दे रहे हैं आसिफ अली जी? छोटा सा रिएक्शन आपका। आपने फिर कहना है कि मैं हंसने लग जाता हूँ। मैं ये स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप भी अपने यहाँ का वीडियो शेयर कीजिएगा, वो जो 70 रुपए केजी वाला है प्लीज। मैं आपको पूरी वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। 70 रुपए आटा जो फ्लोर मिल्स की बाकायदा तौर पे 5 किलो वाली पैकिंग, 10 किलो वाली पैकिंग, मैं आपके सामने वीडियोस उसकी आपको शेयर कर दूंगा। दूसरी बात, ये जो कदम है, जो मीट है 2000 रुपए किलो, बल्कि 2 दिन पहले तो 1800 पे आ गिरी थी। हमें परेशानी लगी हुई थी कि इतना रेट कम क्यों हो रहा है। जब आपको परेशानी लगी हुई है तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उन पर क्या हो रहा होगा? आप एक काम कीजिएगा आसिफ अली जी, चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े थे, आप प्लीज इतना कीजिएगा, खाने पीने की जो बेसिक चीजें हमने बताई थी ना उसका सबका वीडियो बनाकर जरूर आप भेजिएगा, तो आपके हवाले से हम इंडिया न्यूज पर दिखा देंगे ताजा आंकड़े क्या है। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आसिफ अली जी। राजन जामवाल जी मेरे साथ, टाइम की अभी कमी है, 53 हो चुका है, 7:53। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। इसके साथ वक्त छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया है, लौटेंगे।